हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम लोग गार्प की बात करेंगे। गार्प का क्या मतलब है? ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस। तो हम ऐसे स्टॉक्स देखेंगे जहां पे ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस की वैल्यूएशन पे वो ट्रेड कर रहे हैं। तो ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस का इन अ नटशेल मतलब क्या होता है? अगेन इस टर्म को हम दो वर्ड्स में ब्रेक कर सकते हैं, ग्रोथ एंड रीजनेबल प्राइसेस। माने ऐसे स्टॉक्स जहां पे ग्रोथ भी आ रही है एंड साथ साथ ऐसे स्टॉक जहां पे वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है। एंड इस पूरे एनालिसिस को जब हम टॉप 5 कंपनीज की बात करेंगे तो हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे सिंपली 3 चीजों के अंदर। पहली चीज के अंदर हम ब्रेक डाउन करेंगे कि थीम क्या है, कि वहां पे क्या थीम इंटरेस्टिंग है या फिर थीम बेकार है। सेकंड, हम बात करेंगे इस कंपनी के अंदर क्या स्पेशल है। एंड फाइनली हम अर्निंग्स ग्रोथ की बात करेंगे एंड साथ साथ हम तिजोरी फाइनेंस का जो रिवर्स जीसीएफ है वो यूज करके देखेंगे। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो वी आल्सो हैव अ वेरी स्पेशल शीट प्रिपेयर्ड फॉर यू, जिसके अंदर हमने 25 to 30 कंपनीज का जो वैल्यूएशन है करके रखा है। एंड साथ साथ हमने 25 to 30 कंपनीज ऐसी बताई हैं जिनमें हमें लगता है कि ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस वाला इस टाइम पे जो फ्रेमवर्क है अप्लाई हो सकता है। एंड अगेन आप इन कंपनीज को इंडिपेंडेंटली पढ़ के खुद एक बार आप देख सकते हैं कि क्या इनमें ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें सीखना चाहिए अर्निंग्स ग्रोथ का। तो हम बार बार अर्निंग्स ग्रोथ की बात करते हैं तो काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का हमें क्वेश्चन आता है कि अर्निंग्स ग्रोथ होती क्या है। तो अर्निंग्स ग्रोथ का मतलब कुछ नहीं, सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ है कि कंपनी के प्रॉफिट के अंदर कितनी ग्रोथ आ रही है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक्चुअली जब हम सुपर फास्ट अर्निंग्स ग्रोथ की बात करते हैं, दैट इज मोर देन 25%, तो अगर हम ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट देखते हैं यहाँ पे 5 ईयर पैट CAGR का, तो 1998 में 15% ऐसी कंपनीज थी जिनका ग्रोथ रेट मोर देन 25% था। 1999 में 25% थी, 2000 में 24% थी, 2003 में 36% ऐसी कंपनीज थी। तो 2003 to 2008 के बीच में इंडिया में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बूम आया था। तो आप देख सकते हैं 2002 टू लेके 2006 के बीच में ऑलमोस्ट मोर देन 30% कंपनीज ऐसी थी विच वर ग्रोइंग देयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट अ रेट ऑफ मोर देन 25%। पर क्योंकि लास्ट 5-6 ईयर्स में आप बिफोर 2013 देख सकते हैं, तो ये 2013 तक का डेटा है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि पैट ग्रोथ का डिस्ट्रीब्यूशन क्या लग रहा है। तो यहाँ पे 16%, 8%, 11% एंड अगेन 16%। तो आपको एक आइडिया देता है कि ब्रॉड फ्रेमवर्क में कि 15 to 16 ईयर्स के टाइम फ्रेम्स में ऑन एन एवरेज 15 to 20% ही कंपनीज यूनिवर्स के अंदर या स्टॉक यूनिवर्स के अंदर ऐसी रहती हैं जिनमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ रेट मोर देन 20 to 25% के आसपास है। तो यहाँ पे ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस का क्या मतलब है? तो ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस में दो टर्म्स हैं, एक तो ग्रोथ है और दूसरा रीजनेबल प्राइसेस। तो हमें ऐसी कंपनीज देखनी है जहां पे ग्रोथ रेट्स मोर देन 15 to 20% है। अब ये कौन से ग्रोथ रेट्स हैं? वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि पैट ग्रोथ इन कंपनीज की 15 to 20% से ज्यादा आ सकती है। एंड सेकेंडली रीजनेबल प्राइसेस का क्या मतलब है? वी आर लुकिंग फॉर कंपनीज जहां पे पेग रेशियो एट अ मिनिमम 1.5x से बिलो हो या अपर एंड पे 1.7 to 1.75x से ऊपर ना जाए। तो इसका मतलब क्या है कि सपोज बात करते हैं कंपनी का पी रेशियो 30x है पर उस कंपनी का ग्रोथ रेट भी 20% के आसपास है। तो इसका मतलब क्या है? उस कंपनी का जो पेग रेशियो 1.5 टाइम्स के आसपास है। सो दिस इज द सेकंड लेग ऑफ द क्राइटेरिया। एक तो हमने ग्रोथ की बात करी, फिर हमने बात करी रीजनेबल प्राइसेस की। तो यहाँ पे ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस एक्चुअली में जब हम वॉरेन बफेट का 2007 का शेयर होल्डर्स का लेटर पढ़ते हैं तो उसके अंदर 4 की क्राइटेरियाज की वो बात करते हैं। जब भी वो बिजनेस एक्वायर करने लगते हैं तो उन 4 की क्राइटेरियाज को देखते हैं। तो ये 4 की क्राइटेरियाज के फर्स्ट की क्राइटेरिया है कि अ बिजनेस दैट वी अंडरस्टैंड। तो माने उसी बिजनेस को खरीदिए जिसको आप समझ सकते हैं। माने अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस से बाहर जाने का कोई फायदा नहीं है। सपोज करते हैं अगर आज मैं जाके कोई प्रोडक्ट कंपनी एनालाइज करता हूं जो मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आती, तो अगेन दैट इज स्टेपिंग आउट ऑफ माई सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। ये नहीं है कि मैं उसको खरीदूंगा नहीं, शायद से मेरे को समझ आ गई तो मैं खरीद भी सकता हूँ, बट ये भी है मैं कोशिश तो जरूर करूंगा। बट जब भी मेरे को बिजनेस समझ आएगा मैं उसी टाइम पे लूंगा, क्योंकि जब आपको बिजनेस समझ आता है ना, आप उस टाइम पे लेते हैं तो आपकी कन्विक्शन इतनी आसानी से नहीं हिलती। सेकंड की क्राइटेरिया क्या है एक्विजिशन का, जो वॉरेन बफेट जिसकी बात करते हैं? फेवरेबल लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स। माने उस बिजनेस की जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स है, माने बिजनेस के जो मार्जिन है, बिजनेस की जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है या यूनिट इकोनॉमिक्स है। तो यूनिट इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं? कि हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जब हम एक कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी का ईबिट टू कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है?
तो ईबिट का क्या मतलब है कि कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट क्या है। सपोज करते हैं आप 20 रुपीज़ का ऑपरेशनल प्रॉफिट अर्न करते हैं और आपका कैपिटल एम्प्लॉयड जब हम उसकी बात करते हैं डिनोमिनेटर की, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 100 रुपीज़ का है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आता है, डेट और इक्विटी। माने 100 रुपीज़ का आपने उसमें से 30 रुपीज़ का डेट है, 70 रुपीज़ का आपका खुद से घर का लागत है। बेसिकली आपने खुद ने जो मनी इन्फ्यूज करा, तो दैट मीन्स योर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 20%, राइट। एंड जब लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यूनिट इकोनॉमिक्स को जरूर देखा जाता है। हम आरओसी को और भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जब हम एक कंपनी की बात करेंगे तब हम और भी ब्रेक डाउन करके देखेंगे इसका क्या मतलब है। तो लॉन्ग टर्म फेवरेबल इकोनॉमिक्स होनी चाहिए बिजनेस की। एंड फाइनली जो फोर्थ चीज की वो बात करते हैं, अ सेंसिबल प्राइस टैग। अ सेंसिबल प्राइस टैग माने कि उस बिजनेस की जो वैल्यूएशन रीजनेबल होनी चाहिए, कोई एग्रीजियस वैल्यूएशन नहीं होनी चाहिए कि हम ओवर द टॉप प्राइसेस नहीं दे रहे। अब यहाँ पे मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ कि ओवर द टॉप प्राइसेस नहीं देने चाहिए बिजनेस के लिए। यहाँ पे मैं आपको ब्रिटानिया का एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ब्रिटानिया एक ऐसा बिजनेस है विच हैज़ ग्रोन रियली वेल आफ्टर वरुण बेरी टुक ओवर एज दी एमडी। तो उन्होंने मार्जिन एक्सपेंशन करी इस बिजनेस में। हमने वेरिएंट परसेप्शन वीडियो में से भी बताया था कि ब्रिटानिया में ऐसा हुआ। इट्स अ पास केस स्टडी। पर हुआ क्या कि ब्रिटानिया का जो पीई मल्टीपल था ऑलमोस्ट 70, 80, 90 टाइम्स के ऊपर चला गया। 70, 80, 90 टाइम्स के जाने के बाद तो क्या होता है कि जब ग्रेट वैल्यूएशन आती है तो मैनेजमेंट पे ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि आपको कैश फ्लो तो ग्रो करना ही पड़ेगा। एंड जब डिसअपॉइंटमेंट आती है ग्रोथ के अंदर, तो उस टाइम पे ये जो वैल्यूएशन का पहाड़ होता है, माने जब इतना ज्यादा वैल्यूएशन पहुंच जाता है और आपकी अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ी सी भी स्लो होती है, तो वहां पे आपको स्ट्रक्चरल डी रेटिंग मिलती है, यहाँ पे आपको टाइम करेक्शन मिलती है, जैसे हम ब्रिटानिया के केस में देख सकते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी को जब आप ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस को इन्वर्ट करते हैं तो दिस स्ट्रैटेजी बिकम्स BAAP। BAAP का क्या मतलब है, बाय एट एनी प्राइस। तो बाय एट एनी प्राइस शायद से बहुत ही फ्यू बिजनेसेस हैं आप वर्ल्ड के अंदर जिन पे बाय एट एनी प्राइस कर सकते हैं। तो यूएस के अंदर भी जब निफ्टी 50 बबल हुआ था तो हमें बाय एट एनी प्राइस का यहाँ पे एक बहुत ज्यादा वो चल रहा था। यहाँ पे हम उन स्टॉक्स का रिटर्न देख सकते हैं कि 5 to 10 ईयर्स के लिए इन स्टॉक्स के अंदर कोई रिटर्न नहीं बना, बट बहुत ही ज्यादा लंबे समय में माने 15 से 20 साल के टाइम फ्रेम में इन कंपनीज के अंदर बेंचमार्क बीटिंग रिटर्न बना। तो इसका क्या मतलब है कि वैल्यूएशन जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म है, अब शॉर्ट टर्म स्टॉक मार्केट्स में हाई वैल्यूएशन के लिए कितना हो सकता है, फॉर सम पीपल इट कुड इवन बी 3 to 5 ईयर्स, फॉर सम पीपल इट कुड इवन बी 2 to 3 ईयर्स, बट आई थिंक विद इन अ वेरी मीडियम टर्म माने 3 to 4 ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएशंस बिल्कुल मैटर करती हैं। आपको वैल्यूएशंस के लिए केयरफुल होना चाहिए। अगर आप 10, 15, 20 ईयर्स का होराइजन देख रहे हो, शायद से आपको फिर वहां पे क्या देखना चाहिए कि क्या बिजनेस सर्वाइव करेगा 15-20 साल में या नहीं। अगर बिजनेस सर्वाइव कर जाएगा 15-20 साल में तो वहां पे हम ये जो सारे क्राइटेरियाज लगा के देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब यूएस निफ्टी 50 जब बबल हुआ था तो आप उसका देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के लिए कंपनीज लाइक मैकडोनल्ड्स, कंपनी लाइक कोका कोला, इनमें बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं बना था। बट आफ्टर द 15th ईयर या 20 ईयर्स के होराइजन में देखेंगे तो अगेन इन्होंने इंडेक्स को बीट कर दिया था। बट अगेन प्रॉब्लम क्या थी, सपोज करते हैं अगर आप 50 की एज पे थे और आपने 50 की एज में इन्वेस्ट करा और आपकी 60 की एज पे रिटायरमेंट है, तो अगेन यू आर लेफ्ट विद नथिंग। सिमिलरली फॉर अ 45 ईयर ओल्ड अगर वो 45 की एज पे इन्वेस्ट करता है, 55 की एज पे क्या होगा, अगेन उसके पास ही बी लेफ्ट विद नथिंग एंड शायद से इक्विटी मार्केट से भरोसा उठ जाए। तो इस वजह से यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल विद द वैल्यूएशंस दैट यू पे, एंड सेकेंडली यू शुड सॉर्ट ऑफ लुक एट businesses which are doing well. With this we look into some of the top businesses which which meet the criteria of growth at reasonable prices. The first idea that we will discuss today, तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले थीम की। थीम क्या है यहाँ पे, अगेन बिल्डिंग एंड वायर सेगमेंट है। तो बिल्डिंग एंड वायर सेगमेंट में बार बार बोलता हूँ कि जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, सिमिलरली एक नेशन के लिए, ग्रोइंग नेशन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आपको थ्रू आउट द नेशन कैरी करनी है, तो एक ग्रोइंग नेशन के लिए जो वायर्स एंड केबल्स हैं, दोज आर द ब्लड वेसल्स फॉर अ ग्रोइंग नेशन। एंड यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूँ कि अगर आप लास्ट 5-6 ईयर्स में इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट देखते हैं तो ऑलमोस्ट 13 to 14% CAGR के आसपास इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट है। तो इसका क्या मतलब है कि लास्ट 6 to 7 ईयर्स के अंदर यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर क्या प्रॉब्लम थी कि जो एंड यूजर सेगमेंट है, लाइक रियल एस्टेट ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, हाउसिंग ले लो, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आ रही थी। फिर भी दिस कंपनी और दिस इंडस्ट्री वाज ग्रोइंग जो भी वॉल्यूम्स एंड वैल्यू टर्म्स में इन टर्म्स ऑफ डबल डिजिट्स। सो दिस इज वन थिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सेकंड की एस्पेक्ट अगर आप इंडस्ट्री का देखते हो तो इंडस्ट्री इज अ परफेक्ट प्रॉक्सी फॉर केपेक्स टू पावर ऑयल रिफाइनरीज, रेलवेज, ऑटोमोबाइल्स, सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइजर्स, टेलीकम्युनिकेशन, टेक्सटाइल, रियल एस्टेट एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा कि जब हम विंड एनर्जी की बात करते हैं, सो केबल डिमांड इज टिपिकली 3 to 4x हायर फॉर अ 1 gigawatt सोलर पावर प्लांट देन अ कन्वेंशनल 1 gigawatt थर्मल पावर प्लांट।
and same requirement, the solar capacity required is at least 3 to 4x of conventional thermal plant due to lower utilization factors. तो ये तो सोलर की बात थी, बट विंड एनर्जी के अंदर भी क्या होता है कि विंड एनर्जी जो ऑफ शोर विंड मिल्स रखती हैं, तो ऑन शोर पावर ग्रिड तक जो इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए या ट्रांसमिशन में एक्स्ट्रा हैवी वोल्टेज का जो केबल्स होती है इनका यूसेज होता है. सो अगेन इन केबल्स में ज़्यादा हाई रियलाइजेशन है एंड इन केबल्स के अंदर एंट्री बैरियर भी हो जाता है. तो ये तो हमारी थीम की बात थी कि इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट अच्छा है, इंडस्ट्री एकदम प्रॉक्सी फॉर केपेक्स है. तो यहाँ पे हम बात करते हैं हम कौन सी कंपनी को देख रहे हैं. तो नेम ऑफ द कंपनी इज केईआई इंडस्ट्रीज, एंड केईआई इंडस्ट्रीज के साथ साथ आप पॉलीकैब करके भी ये कंपनी है. तो जब हम केईआई इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो केईआई इंडस्ट्रीज में मेरे को स्पेशली जो एक्स्ट्रा हैवी वोल्टेज का जो बिजनेस है वो बहुत पसंद रहते हैं, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर एक एंट्री बैरियर बहुत बड़ा है. क्या वो एंट्री बैरियर है कि बेसिकली इस बिजनेस के अंदर आपको 8 ईयर्स का प्री रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया है, कि प्री क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया बिफोर स्पेंडिंग सम टाइम इन दिस बिजनेस. तो आपको अगर आप प्री क्वालिफाइड नहीं है तो आप प्रोजेक्ट्स के लिए बिड नहीं कर सकते L1 में. सो दिस इज वन ऑफ द की एंट्री बैरियर. सेकंड की एंट्री बैरियर क्या है कि आपको टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन चाहिए विद एनी कोरियन और जर्मन कंपनी. तो इंडिया में अभी ये जो एक कंपनी है बाय द नेम ऑफ यूनिवर्सल केबल एंड सेकंड केईआई है. धीरे धीरे पॉलीकैब भी ये बिजनेस स्टार्ट करा है, बट द फर्स्ट 2 कंपनीज हैव रियल वॉल्यूम्स एंड केईआई इस बिजनेस के अंदर मार्केट लीडर है. एंड थर्ड क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है इस बिजनेस में कि जैसे जैसे सोलर पावर का इंस्टॉलेशन और विंड एनर्जी का इंस्टॉलेशन बढ़ते जाता है तो एक्स्ट्रा हैवी वोल्टेज केबल्स का भी यूसेज बढ़ता जाएगा. एंड साथ साथ क्योंकि इंडिया के अंदर या अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि जो भी वायर्स है कभी भी हवा में नहीं लटक रही होती, राइट. तो इंडिया के अंदर भी क्या हो रहा है धीरे धीरे कि वायर्स आर बीइंग लेड अंडरग्राउंड. तो अंडरग्राउंड जब वायर्स लेड होती हैं तो उसमें भी एक्स्ट्रा हैवी वोल्टेज केबल्स का यूसेज होता है. तो यहाँ पे कंपनी ने रिसेंटली केपेक्स भी करा है एक्स्ट्रा हैवी वोल्टेज केबल्स के लिए. एंड यहाँ पे इनका इस प्रोडक्ट लेवल का ROIC 20% के आसपास का है. तो इस कंपनी के अंदर और क्या इंटरेस्टिंग लगता है, सेकंड पार्ट इस कंपनी में क्या इंटरेस्टिंग है, इसमें B2C बिजनेस इंक्रीज हो रहा है. तो प्राइमरली एक ये B2B बिजनेस था, तो अब यहाँ पे धीरे धीरे करके जो B2C बिजनेस है माने डायरेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये पार्ट ऑफ द पाई इज इंक्रीजिंग. इंस्टीट्यूशनल पार्ट ऑफ द पाई एंड EPC पार्ट ऑफ द पाई इज डिक्रीजिंग, स्पेशली द EPC पार्ट. EPC मतलब क्या होता है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन. यहाँ पे आप पूरा प्रोजेक्ट एंड टू एंड करते हो. तो जब हम EPC बिजनेस की बात करते हैं तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को क्या मिलेगी कि इस बिजनेस में वर्किंग कैपिटल डेज बहुत ज्यादा है. तो यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रही है इस टाइम पे कि वर्किंग कैपिटल डेज, क्योंकि EPC बिजनेस आपका हट जाएगा तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, आपका वो पैसा या आपका वो पैसा जो बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए, माने वर्किंग. तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम बहुत सिंपल टर्म्स में देखें, दैट इज योर ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस योर इन्वेंट्री माइनस योर ट्रेड पेबल्स. माने मेरा जो उधार का पैसा है एंड मेरा इन्वेंट्री में कितना पैसा ब्लॉक्ड है माइनस माय ट्रेड पेबल्स कि मैंने कितना पैसा देना है. तो आपका जितना कम वर्किंग कैपिटल हो उतनी आपकी सुपीरियर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है. इसका क्या रीजन है, क्योंकि जब हम डिनोमिनेटर में कैपिटल एम्प्लॉयड डालते हैं तो होता है डेट प्लस इक्विटी, या तो अगर हम उसको कोर कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं तो होता है नेट वर्किंग कैपिटल प्लस योर नेट फिक्स्ड एसेट्स. तो जब आपका नेट वर्किंग कैपिटल आपके डिनोमिनेटर में से घट जाता है एंड अगर आपका न्यूमरेटर वहीं पे भी रहे तो आपका ROC एक्सपैंड कर जाता है. एंड सिमिलरली इस बिजनेस के अंदर भी अब FMEG बिजनेस स्टार्ट हो रहा है. तो यहाँ पे अगर हम इस इंडस्ट्री का वैल्यूएशन देखें तो आप देखेंगे कि हैवेल्स 60 to 70 के PE पे ट्रेड करता है, क्योंकि वो एक कंज्यूमर ड्यूरेबल ब्रांड बन गए. सेकेंडली जब हम पॉलीकैब को देखते हैं तो पॉलीकैब में भी अच्छा मिक्स ऑफ B2C बिजनेस एंड अच्छा मिक्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल बिजनेस है, पर यहाँ पे FMEG बिजनेस काफी फास्ट ग्रो करे. तो इस वजह से पॉलीकैब को 40 का PE मिलता है. एंड फाइनली अगर हम KEI को देखेंगे तो KEI को 26 to 30 का PE क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पे B2B बिजनेस और B2C बिजनेस का मिक्स अच्छा है, EPC बिजनेस का मिक्स घटते जा रहा है एंड फाइनली यहाँ पे भी FMEG का मिक्स बढ़ रहा है. तो धीरे धीरे करके अगर आप इस इंडस्ट्री के वैल्यूएशन को ड्रॉ करते हैं तो आपको पता लगेगा कि KEI इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स द पॉलीकैब वे एंड पॉलीकैब इज ट्राइंग टू गो टुवर्ड्स द हैवेल्स वे. जब हम KEI इंडस्ट्रीज का रिवर्स DCF करते हैं, इससे पहले मैं आपको कैश फ्लो एनालिसिस दिखाऊंगा 10 इयर्स का. तो अगर आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखते हैं KEI इंडस्ट्रीज का तो 3435 करोड़ का है, जिसमें से वर्किंग कैपिटल के अंदर ऑलमोस्ट अगर हम वर्किंग कैपिटल के अंदर देखते हैं तो 1000 करोड़ का पैसा स्टक हुआ है. तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, अगेन आपका रिसीवेबल प्लस इन्वेंट्री माइनस पेएबल्स. टैक्सेस पेड यहाँ पे 514 करोड़ के एंड CFO यहाँ पे 1514 करोड़ के 10 ईयर क्यूमुलेटिव. तो ग्रॉस कैश फ्लो कन्वर्जन एज अगर हम CFO टू
OCF करते हैं तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास का यहाँ पे ग्रॉस कैश फ्लो कन्वर्जन है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पैसा वर्किंग कैपिटल में स्टक हो रहा है। वाई सो? बिकॉज प्योरली बिकॉज ऑफ वन रीजन, दैट इज द EPC बिजनेस, जिसके अंदर हायर वर्किंग कैपिटल नीड्स है। तो जैसे जैसे EPC बिजनेस घटता है तो ये भी यहाँ से कैश फ्लो जनरेशन विल इंप्रूव। तो इस वजह से इस बिजनेस को अभी हम नेट अर्निंग्स पे वैल्यू कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में इस बिजनेस का कैश फ्लो जनरेशन कैन इंप्रूव मैसिवली। वी डोंट नो हाउ मच इट विल इंप्रूव, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट रफ गेस्टिमेट्स कि आज के वैल्यूएशन में क्या बेक्ड इन है। ऑल्सो वॉन्ट टू सब्सक्राइब टू दिस टूल। अगर आपको भी रिवर्स DCF करके देखना है तो रिवर्स DCF आपको क्या बताता है कि आज की कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर कितनी अर्निंग्स ग्रोथ एम्बेडेड है। अगर इतने से ग्रो नहीं करा तो डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी। इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू सब्सक्राइब टू दिस टूल देन यू कैन यूज द SOIC कोड SOIC025 एंड यू विल गेट a 15 to 20% ऑफ। तो अगर आज हम अर्निंग्स देखते हैं कंपनी की 350 करोड़ है, अगर हम डिस्काउंट रेट 15% का लेते हैं, माने डिस्काउंट रेट यहाँ पे मैं 15% क्यों ले रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे को 15% रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, एंड 10 साल बाद हम जाके देखते हैं कि इस बिजनेस को 25 का PE मिलेगा। सो टुडेज इंप्लाइड ग्रोथ रेट फॉर द बिजनेस इज बेयरली 12.5%। तो 12.5% का इंप्लाइड ग्रोथ रेट है। एंड अगर हम हिस्टोरिक ग्रोथ रेट देखते हैं बिजनेस की, तो हिस्टोरिकली बिजनेस हैज ग्रोन एट अ फास्टर पेस। तो माने अगर आप इस बिजनेस की बात करते हैं हिस्टोरिकली, तो नेट प्रॉफिट्स हिस्टोरिकली हैव ग्रोन एट अ CAGR ऑफ मोर देन 15 to 20%। तो माने अगेन ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस, ग्रोथ मिल रही है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, सारी चीजें ग्रो कर रही है। रीजनेबल प्राइसेस के कि आज मैं ग्रोथ के लिए इतना ज्यादा पे अप नहीं करा। सो दिस इज द फर्स्ट कंपनी दैट वी टॉक्ड अबाउट। बिफोर वी गो टू द सेकंड कंपनी, आई विल जस्ट लाइक टू अनाउंस दैट वी आर डूइंग अ डिटेल फर्स्ट एवर लाइव वर्कशॉप ऑन फोरेंसिक एनालिसिस। माने हम फोरेंसिक एनालिसिस एक इतना इंपॉर्टेंट स्किल है इन्वेस्टिंग के वर्ल्ड में कि जब भी बेयर मार्केट्स आती है तो सबको फोरेंसिक एनालिसिस यहाँ ये याद आता है कि कंपनीज फ्रॉड में भी इंडल्ज करती हैं। एंड हमारी जो फोरेंसिक एनालिसिस की वर्कशॉप है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द SOIC मेंबरशिप। SOIC मेंबरशिप्स में जितने भी पास्ट वेबिनार्स हैं, वी हैव करंटली डन मोर देन 20 to 25 वेबिनार्स एंड ऑल दीज वेबिनार्स आर डन विद इन डेप्थ रिसर्च। माने जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, कुछ वेबिनार्स तो उनके साथ भी करें, जैसे IT वेबिनार हमारा ऑलमोस्ट 10 आवर का वन डिटेल मास्टर क्लास थी IT सेक्टर में, समझने के लिए कि IT सेक्टर में ऑटोमेशन से लेके ER&D से लेके अगर IT सेक्टर में डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर क्या चल रहा है एंड व्हाट इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन IT सेक्टर। साथ साथ इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द हॉस्पिटल सेक्टर, तो हॉस्पिटल सेक्टर में हमने डीप डाइव करा था इन द मंथ ऑफ जनवरी, इन विच वी टॉक्ड अबाउट अ लॉट द इंटायर इंडस्ट्री इन डेप्थ। एंड रिसेंटली हमने हॉस्पिटल सेक्टर में जो इन डेप्थ वैल्यूएशंस थी इनके सेक्टोरल एनालिसिस में, वो भी हमने ऐड करी है। एंड साथ साथ यहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल्स के अंदर की मेट्रिक्स है हमने वो डिस्क्राइब करें। पर फोरेंसिक एनालिसिस वर्कशॉप में व्हाट वी विल बी डूइंग इज दैट नॉट ओनली वी विल बी टीचिंग यू हाउ टू डू फोरेंसिक एनालिसिस, बट आपके लिए पूरा प्रोसेस सिंप्लीफाई कर देंगे, पूरा का पूरा प्रोसेस आपके लिए गेमिफाई कर देंगे विद अकाउंटिंग पैरामीटर्स। कि आप इस कंपनी को अगर कंपनी को रेड कलर का अकाउंटिंग पैरामीटर मिल रहा है तो दैट मींस कि इस कंपनी के अकाउंट्स बहुत वीक है। येलो कलर का मिल रहा है तो मतलब मॉडरेट है, ग्रीन कलर का मिल रहा है तो एकदम कंपनी के अकाउंट्स आर क्लीन। सो वो जो हमारा अकाउंटिंग चेकलिस्ट है, तो हम 250 कंपनीज के आसपास का एक आपको गूगल शीट देंगे जिसके अंदर ये अकाउंटिंग पैरामीटर्स अपडेटेड होंगे। तो आप अकाउंटिंग पैरामीटर्स के थ्रू यू कैन इजीली लुक एट सम ऑफ द बिजनेसेस एंड यू कैन इजीली जज द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग ऑफ दीज कंपनीज। So all these webinars and all the past webinars are a part of the SOIC membership. And moreover, we have the SOIC Telegram group. SOIC Telegram group में from time to time I keep posting like the new things that I learn on an everyday basis. कि जो भी चीज़ हम नई सीखते हैं वो हम पोस्ट करते रहते हैं. And over there as well, we keep posting podcasts as well. So you can just listen to this podcast. So this podcast I'm making on the selling decision of Sequent and 3 or 4 key learnings that we can derive out of it. So all of this is a part of the SOIC membership and the link to the SOIC membership is in the description below. Now coming to the second company. Now second company again belongs to a very different sector. इंडिया में जब हॉस्पिटल सेक्टर की बात करते हैं तो अगेन हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर क्या है कि आज जो हम प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स की बात करते हैं विच आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस, तो आज भी जो लार्ज प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं दे बेयरली हैव अ 1.7% मार्केट शेयर व्हेन इट कम्स टू द टोटल बेड्स। माने आज इंडिया के अंदर 19 लाख टोटल बेड्स हैं जिसमें से प्राइवेट मेजर हॉस्पिटल्स के ऑलमोस्ट 32,000 बेड्स हैं। पर ये एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है, यहाँ पे शैलो सिक्लिकलिटी के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स ऑफ जो केपेक्स है उनका बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस रहता है।
तो सबसे जो अनअट्रैक्टिव केपेक्स है दैट इज द ग्रीनफील्ड केपेक्स, माने आप जब एक न्यू लैंड पे जाके एकदम केपेक्स करते हो। फिर जो सेकंड मोस्ट अट्रैक्टिव या जो सेकंड लीस्ट अट्रैक्टिव रहता है दैट इज मर्जर एंड एक्विजिशन, कि आप किसी और हॉस्पिटल को जाके अक्वायर कर रहे हो। फिर उसके बाद जो थर्ड लीस्ट अट्रैक्टिव रहता है दैट इज ग्रीनफील्ड विद इन द सेम सिटी, माने अगर हम गंगाराम की बात करते हैं तो अगर गंगाराम दिल्ली के अंदर है तो दिल्ली के अंदर ही गंगाराम किसी और ही जगह में जाके एक्सपैंड करे। एंड फाइनल जो मोस्ट अट्रैक्टिव है दैट इज ब्राउनफील्ड विद इन द सेम फैसिलिटी। ब्राउनफील्ड का मतलब क्या रहता है कि सपोज करते हैं आपका घर बना हुआ है एंड आप अपने घर के अंदर ही एक एक्स्ट्रा रूम बना रहे हैं। सिमिलरली आपका हॉस्पिटल बना हुआ है, हॉस्पिटल के अंदर ही एक्स्ट्रा बेड्स बना रहे हैं, जैसा मैक्स हॉस्पिटल साकेत के अंदर बहुत सारे बेड्स लगा सकते हैं, क्योंकि मैक्स हॉस्पिटल के पास जो साकेत में लैंड है दैट विल बी एशियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल फैसिलिटी एंड आई थिंक वहां पे ऑलमोस्ट 2500 to 2600 बेड्स का उनका प्लान है नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स के अंदर। तो ये तो डिग्रीज ऑफ केपेक्स अट्रैक्टिवनेस है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आइडिया है इसका नाम है नारायणा हृदयालय। नारायणा हृदयालय के अंदर हमने थीम की बात करी। सेकेंडली यहाँ पे मैं प्रमोटर की जरूर बात करूंगा, बिकॉज डॉक्टर देवी शेट्टी अगेन ही यूज्ड टू बी द पर्सनल फिजिशियन ऑफ मदर टेरेसा एंड यहाँ पे प्रमोटर का कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंगल इज वेरी वेरी क्लीन। आप इनके लाइक इंटरव्यूज जाके सुन सकते हैं, आप इनकी कॉन कॉल सुन सकते हैं, यू विल रियलाइज दैट दिस इज अ वेरी वेरी क्लीन ग्रुप व्हेन इट कम्स टू द पॉइंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। फाइनली जब हम बात करते हैं इस बिजनेस की वैल्यूएशन की, तो हमने थीम की बात करी, हमने प्रमोटर की बात करी, तो वैल्यूएशन पे जाने से पहले एक चीज की और बात करूंगा कि यहाँ पे नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स के अंदर एटलीस्ट विद इन द इंडिया बिजनेस सिर्फ ब्राउन फील्ड केपेक्स ही है। एक केमन आइलैंड्स के अंदर इनका ग्रीन फील्ड केपेक्स हो रहा है विद इन द सेम सिटी। वो क्यों हो रहा है? वहां पे एक कंपेटिटर की एंट्री को रोकने के लिए, एंड उस कंपेटिटर की एंट्री एक्चुअली सक्सेसफुली डेटर भी होगी। उस कंपेटिटर ने ऑलरेडी अपना प्रोजेक्ट सेल्फ कर दिया या प्रोजेक्ट डिले कर दिया, उस प्रोजेक्ट का कोई टाइमलाइन नहीं है एंड वहां पे दे आर ऑलरेडी मेकिंग मोर देन 40% ईबिटा मार्जिन। तो आप काफी लोगों को लगता है कि हॉस्पिटल सेक्टर है, कुछ एसेट है, यहाँ पे आरओई तो बनता ही नहीं है। तो चलो हम आपके साथ कैलकुलेट करके देखते हैं इस बिजनेस का आरओई कितना आएगा। तो जितने भी लोग हैं आपके साथ ये एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं एंड आप यहाँ पे जो कमेंट सेक्शन बिलो है उसमें जरूर आंसर देना है इसका। तो जब हम नारायणा हृदयालय की बैलेंस शीट देखते हो तो बैलेंस शीट पे आपको एक इंक्रीमेंटली पता लगेगा कि आज बैलेंस शीट पे इक्विटी कितना है। तो रिजर्व्स हैं 1096 करोड़ के, whereas if you look at the share capital तो 204 करोड़ के। So that basically means कि 1200 करोड़ के आसपास का इस बिजनेस का इक्विटी है, राइट। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट अपॉन शेयर होल्डर्स लाइक नेटवर्थ और शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो 1200 करोड़ का इस बिजनेस का अगर इक्विटी है एंड अगर बिजनेस ट्रेलिंग 12 मंथ पे 341 करोड़ का पैट कर रहे हैं तो इस बिजनेस का रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है? दैट इज 341 करोड़ बाय 1200 करोड़। सो रिटर्न ऑन इक्विटी कम्स क्लोज टू 30%। तो माने 30% रिटर्न ऑन इक्विटी बिजनेस है एंड दिस विल स्टार्ट स्क्रीनिंग वेल फ्रॉम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स, क्योंकि सबको ये इंक्रीमेंटल आरओई दिखने लग जाएगा। अभी काफी लोगों को नहीं दिख पाता तो वो स्क्रीन से इसको डिलीट कर देते हैं, स्क्रीन नहीं कर पाते। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है, 14-16% टॉप लाइन ग्रोथ आते रहेगी। ईबिटा मार्जिन्स विल कीप एक्सपैंडिंग क्योंकि पेयर मिक्स माइट शिफ्ट, अगेन ब्राउनफील्ड केपेक्सेस आर लाइंड अप एंड ऑन्कोलॉजी ब्लॉक सेटअप हो रहे हैं हर एक हॉस्पिटल में, तो ऑन्कोलॉजी ब्लॉक्स हायर मार्जिन इन नेचर है। फाइनली यहाँ पे जब हम वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे अगेन मैं आपके साथ तिजोरी फाइनेंस यूज करूंगा एंड तिजोरी फाइनेंस के ऊपर अगेन हमने इस बिजनेस का एक जो सिंपल हम वैल्यूएशन का जो मेट्रिक है रिवर्स डीसीएफ का वो यूज करके देखेंगे एंड यहाँ पे हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 443 करोड़ का कैश फ्लो यूज कर रहा हूँ, क्योंकि 443 करोड़ का क्यों यूज कर रहा हूँ? बिकॉज 2021 वाज अ कोविड हिट ईयर फॉर दीज हॉस्पिटल्स। तो हॉस्पिटल्स वर एक्चुअली नॉट अ मेजर बेनिफिशियरी बट दे वर इम्पैक्टेड बाय कोविड। बट अब ये जितने भी इलेक्टिव सर्जरीज एंड एवरीथिंग हैज कम बैक, इंटरनेशनल पेशेंट्स आर कमिंग बैक, तो हम 443 करोड़ का सीएफओ यूज कर रहे हैं एंड अगेन हम यहाँ पे डिस्काउंट रेट 15% का लगा रहे हैं, तो 15% का रेट ऑफ रिटर्न चाहिए हमें एंड हम टर्मिनल मल्टीपल अज्यूम कर रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ द 10th ईयर ये बिजनेस को 25 का पी मिलेगा, विच इज वेरी रीजनेबल टू अज्यूम बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रक्चरल डिमांड ग्रोथ स्टोरी इन इंडिया। तो यहाँ पे इम्प्लाइड ग्रोथ रेट क्या आता है हमारे पास? 13.5% के आसपास का आता है, वेराज नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के अंदर यहाँ पे ऑलमोस्ट मोर देन 20% का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस का ग्रोथ आ सकता है। तो अगेन ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस। ग्रोथ का क्या मतलब है? थीम फेवर में, मैनेजमेंट फेवर में, इंडस्ट्री फेवर में, सब कुछ फेवर में। रीजनेबल प्राइसेस का क्या मतलब है? कि वैल्यूएशंस भी फेवर में है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ गार्प। नाउ कमिंग टू द थर्ड कंपनी, बट थर्ड कंपनी रिस्की आइडिया है, तो मैं आपको पहले ही वार्न कर देता हूँ कि आपको इसके रिस्क जरूर पता होने चाहिए एंड एक्चुअली में दिस कुड बी अ पार्ट ऑफ गार्प और दिस कुड एक्चुअली अ पार्ट ऑफ डीप वैल्यू अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि गार्प में आने के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अभी भी हमें देखनी है। नेम ऑफ द कंपनी इज उषा मार्टिन एंड ये एक रिस्की आइडिया है, यहाँ पे आपको सारे रिस्क भी समझाऊंगा एंड एक्चुअली दिस कंपनी इज द लाइक मार्केट लीडर व्हेन इट कम्स टू स्टील वायर रोप्स। तो ये कंपनी जो
LRPC है ये भी बनाती है, वायर एंड स्टैंड्स भी बनाती है, टेलीकॉम केबल भी बनाती है, साथ साथ रोप मेकिंग एंड जो उसकी अलाइड मशीनरी है उसका भी काम करती है, प्री स्ट्रेसिंग एसेसरीज एंड सर्विसेज का भी काम करती है। एंड इस कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज है तो 1,86,000 टन पर एनम का कैपेसिटी इज बेस्ड आउट ऑफ रांची। तो रांची में सबसे बड़ा प्लांट है, फिर होशियारपुर में प्लांट है, फिर उषा सियाम थाईलैंड में प्लांट है, UAE में प्लांट है, UK के अंदर भी प्लांट है। तो उषा मार्टिन अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इस कंपनी का एक टाइम पे डेट टू इक्विटी 4 टाइम्स के आसपास होता था। तो मैं आपको पहले के सारे रिस्क बता दूंगा। 4 टाइम्स के आसपास डेट टू इक्विटी क्यों होता? क्योंकि ये कंपनी बनाती है स्टील वायर। स्टील वायर बनता है स्टील से। तो इस कंपनी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके स्टील का मिल ही लगा लिया था खुद। पर जब स्टील की साइकिल खराब हुई तो डेट बहुत ज्यादा बढ़ गई बैलेंस शीट पे, तो डेट टू इक्विटी 4 टाइम्स के आसपास चली गई। बट इस टाइम पे उषा मार्टिन ने क्या करा कि उषा मार्टिन में जो 2 प्रमोटर्स थे, तो वो 2 भाई हैं, तो दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई चल रही थी एंड लड़ाई NCLT के ऑर्डर के अकॉर्डिंग रिसेंटली सॉल्व हुई है। तो जो सेकंड प्रमोटर है ही इज करेंटली सेलिंग हिज स्टेक। तो आपको प्रमोटर होल्डिंग भी गिरती हुई दिख रही होगी, बिकॉज द अदर ब्रदर हु इज द एक्सचेंज ब्रदर वो भी इस टाइम पे अपना जो स्टेक है सेल कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने जो अपना स्टील का प्लांट था वो सेल कर दिया टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स को। स्टील का प्लांट सेल करने के बाद कंपनी का डेट ऑलमोस्ट 3,500 to 4,000 करोड़ से गिर के ऑलमोस्ट 440 करोड़ के आसपास आ गया। तो डेट टू इक्विटी 4 टाइम्स से ऑलमोस्ट 0.3 to 0.4 टाइम्स के आसपास इस टाइम पे होएगा। बट यहाँ पे डेट टू इक्विटी बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर द कंपनी एम्स टू बी नेट डेट फ्री। नेट डेट फ्री माने कि कंपनी की बुक्स पे कोई नेट डेट नहीं रह जाएगा। तो माने डेट इज ग्रॉस डेट माइनस योर कैश एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो कोई यहाँ पे डेट नहीं रह जाएगा कंपनी में। सेकेंड इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट क्या है कि आज EBITDA पर टन इस कंपनी का इज क्लोज टू 14,000 या 13,000 रुपीज के आसपास। यहाँ पे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का पोर्शन धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। एंड जो एंड यूजर इंडस्ट्रीज है लाइक ऑयल एंड गैस या फिर कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर हम अगर इंडस्ट्रियल्स की भी बात करते हैं तो स्टील वायर्स कस्टमाइज होती हैं अपने एंड क्लाइंट्स के लिए। तो जब भी आप स्टील वायर्स कस्टमाइज करते हैं देयर इज एन एलिमेंट ऑफ अ वेरी हाई एंट्री बैरियर। आप किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करें या आप किसी भी मैन्युफैक्चरर से बात करेंगे यू विल गेट एन आइडिया कि ये इंडस्ट्री के अंदर इतना हाई एंट्री बैरियर क्यों है। सो दीज आर सम ऑफ द पॉजिटिव पॉइंटर्स। एक और रिस्क है कि यहाँ पे आज 400 करोड़ की कंटिजेंट लाइबिलिटी है, तो एक कोर्ट केस भी चल रहा है। सो अगेन दैट इज पार्ट ऑफ द रिस्क। इस वजह से आज वैल्यूएशन सिर्फ 12-13 की पी मिलती है। 12-13 की पी के बावजूद भी यहाँ पे क्या ट्रिगर्स आ रहे हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर की एंड में मोस्ट प्रोबेबली AGM में जैसे उन्होंने बोला था देयर विल बी अ डिविडेंड अनाउंसमेंट। जैसी डिविडेंड अनाउंसमेंट आता है तो नियरली आफ्टर अ डेकेड दिस कंपनी विल अनाउंस अ डिविडेंड। So that is again the first step in shareholder friendliness. Second is कि यहाँ पे perception improve हो सकता है अगर debt goes off the balance sheet। तो यहाँ पे क्या होएगा again coming back to the ROC concept। denominator क्या होता है debt plus equity। अगर denominator में से debt चला गया और सिर्फ equity रह गया and EBIT आपका उतना ही रहता है ऊपर तो आपके ROC को क्या होएगा do let me know in the comment section below। So this is the third idea। अब इसमें मैं reverse DCF तो रन भी नहीं कर रहा क्योंकि 12-13 की पी के आसपास मिल रहा है and just as a full disclosure we do own the stock but at a वेरी लो एलोकेशन। लो एलोकेशन का मतलब क्या है कि अगर शायद से बेट खराब भी हो जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लो एलोकेशन हमें बचा के रखती है। बट दिस इज अगेन एन आइडिया जहां पे upside can be very very asymmetric। So this is the third idea that is by the name of Usha Martin। Now coming to the fourth idea भी एक थोड़ा idiosyncratic idea है, थोड़ा सा different idea है। तो this is a part of exchanges। So name of the company is Multi Commodity Exchange। तो आपने MCX का नाम सुना होगा। तो commodity exchange के अंदर MCX का इस टाइम पे 96% मार्केट शेयर है। तो एब्सोल्युटली डोमिनेंस है कमोडिटी मार्केट में। बट फिर भी MCX में कभी वेल्थ क्रिएशन नहीं हुआ। वेल्थ क्रिएशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस बिजनेस के अंदर एक तो फ्यूचर्स का बिजनेस है और रिसेंटली एक ऑप्शंस का बिजनेस है। तो फ्यूचर्स के बिजनेस में हर बारी जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर कोई नई नई रेगुलेशन आ जाती थी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस आती थी तो इस वजह से फ्यूचर्स के कभी वॉल्यूम्स बहुत फास्ट ग्रो ही नहीं हुए। वेराज ऑप्शंस का जो बिजनेस है रिसेंटली Q3 ऑफ FY22 के अंदर ऑप्शंस के बिजनेस को इनको मोनेटाइज करने का अवार्ड मिल चुका है। सो बेसिकली ऑप्शंस के बिजनेस को भी मोनेटाइज कर रहे हैं एंड ऑप्शंस की वॉल्यूम इस टाइम पे बहुत फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या आएगा कि ऑप्शंस फ्यूचर्स को कैनिबलाइज करेंगे। बट व्हाट एल्स कैन हैपन कि ऑप्शंस का शायद से वॉल्यूम ही 5-10x के आसपास चले जाए फ्यूचर्स के। सो अगेन दिस कैन लीड टू ऑलमोस्ट डबलिंग ऑफ द पैट। और एक और रीजन क्या है कि यहाँ पे पैट डबल हो सकता है नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में कि इनका जो IT वेंडर है दैट इज बाय द नेम ऑफ 63 मून टेक्नोलॉजीज उनके साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है कैंसिल होकर दे आर गोइंग टू TCS। तो आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया। But that contract is based on transaction linked revenues and secondly almost 11% के आसपास का इनका फीस है इनके लिंक टू देयर रेवेन्यूज। तो ऑलमोस्ट जो यहाँ पे इस टाइम पे खर्चा है 20% के आसपास का कॉस्ट है इसके अंदर। बट TCS के साथ जो इनका डील है आई थिंक दैट इज इन हाई सिंगल डिजिट्स।
तो अगेन कॉस्ट सेविंग होएगा यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 to 10% के आसपास का, दैट विल स्ट्रेट अवे फ्लो टू योर EBITDA मार्जिन्स। सो दिस इज अ सेकंड वेरिएंट परसेप्शन व्हेन इट कम्स टू MCX। MCX में देखना क्या है कि आज वॉल्यूम ग्रोथ कैसी आती है, क्या नहीं आती। रिवर्स DCF सिमिलरली आप तिजोरी फाइनेंस पे करके देख सकते हैं। अगेन रिवर्स DCF में आपको फेयर या चीप वैल्यूएशंस लगेंगी, क्योंकि एक्सचेंजेस में अगर आप देखते हैं BSE हैज वर्कड आउट, IEX हैज वर्कड आउट, NSE अनलिस्टेड मार्केट में ऑलमोस्ट 6 बैगर बन चुके हैं 2015-16 से। दिस इज द वन विच ऑफर्स वैल्यूएशन, बट यहाँ पे ऑब्वियसली रिस्क भी है, बट आपको ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस में यही देखना है कि ग्रोथ तो अगर यहाँ पे ग्रोथ आ गई तो रीजनेबल प्राइस है, एंड ग्रोथ आ गई तो आपके सामने ऑलरेडी जो एक्सचेंजेस में हुआ है तो आप देख सकते हैं कि प्लेबुक इज ऑलरेडी देयर। सो दिस इज द फोर्थ की आइडिया। कमिंग टू द फिफ्थ आइडिया, दैट इज HCL टेक्नोलॉजीज। तो HCL टेक्नोलॉजीज की बात करने से पहले एक आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। तो ये लार्ज कैप है, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, बट आज जो इंडिया में ER&D बिजनेसेस हैं तो यहाँ पे 15 to 16% की बहुत ही कंफर्टेबली ग्रोथ आने वाली है ER&D इंडस्ट्री में। अगर आपको ER&D इंडस्ट्री समझनी है, आप HCL टेक्नोलॉजीज की हमारा फर्स्ट 10-15 मिनट्स ऑफ वीडियो जरूर देखना, आपको ER&D सेक्टर पूरा समझ आ जाएगा और IT सर्विसेज में क्या फर्क है। तो ER&D के अंदर देयर आर कंपनीज लाइक साइंट, KPIT, टाटा एलेक्सी, LTTS, HCL। बट HCL के रेवेन्यूज में आज ER&D 15 to 20% के आसपास ही है। बट HCL के अंदर क्या इंटरेस्टिंग चीजें, एक तो IT सर्विसेज के अंदर ग्रोथ ट्रिगर्स अभी भी बहुत है। एक्सेंचर का जो Q3 ऑफ FY22 या Q2 ऑफ FY22 का रिजल्ट आया, तो वहां पे Q2 के हिसाब से चलेंगे आई थिंक, तो वो भी एक काफी इंटरेस्टिंग नंबर्स थे एक्सेंचर के, कि ग्रोथ यहाँ से भी एक्सेलरेट होगी। ऑलमोस्ट 24% की टॉप लाइन ग्रोथ इतने बड़े बेस पे आई। HCL के अंदर FY21 एंड 22 के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई। FY23 एंड 24 आर दी ईयर्स आइडली जहां पे HCL के अंदर ग्रोथ कर्व के अंदर एक्सेलरेशन आना चाहिए, माने 15 से 20% के आसपास की है, उससे भी ऊपर ग्रोथ आनी चाहिए। एंड ER&D बिजनेस के अंदर भी वी शुड लाइकली सी ग्रोथ कर्व एक्सेलरेटिंग, क्योंकि HCL हैज द इंडस्ट्री लीडिंग कैपेबिलिटीज। अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट ऑफ जिनोव, तो जिनोव एक मतलब मार्केट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें HCL हैज द नंबर 1 कैपेबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप व्हेन इट बेसिकली कम्स टू द ER&D कंपनीज इन इंडिया। सो HCL के पास ये कैपेबिलिटीज हैं, आप HCL की हमारी वीडियोज भी देख सकते हैं। सो अगेन कमिंग टू द वैल्यूएशन ऑफ HCL, आज 28 to 29 टाइम्स के PE पे है, बट आई थिंक ऑपरेटिंग कैश फ्लो के अंदर भी यहाँ पे ग्रोथ 15-20% के आसपास की आ सकती है, विच अगेन मेक्स इट टू बी अ वेरी वेरी ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस टाइप ऑफ आइडिया, कि डिविडेंड यील्ड यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। तो आप हमारी SOIC की HCL टेक्नोलॉजीज की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने इसका डिटेल्ड एक्सेल मॉडल बिल्ड करा है कि HCL के बुल, बेयर और बेस सिनेरियो कैसे लगता है। Thank you so much for joining us, and in the description box below हमने आपके लिए 35 to 40 कंपनीज ऐसी एनालाइज करी हैं जहां पे ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस के वैल्यूएशन फ्रेमवर्क मीट हो सकते हैं। तो आप इन कंपनीज को इंडिपेंडेंटली खुद पढ़ सकते हैं, क्योंकि आइडिया क्या है SOIC चैनल का कि आप इन आइडियाज को खुद लीजिए, आप खुद इन आइडियाज को पढ़िए, एंड आप खुद देखिए कि थीसिस एंटी थीसिस पॉइंटर क्या है, एंड देन आप इंडिपेंडेंट कन्विक्शन बना के खुद ही आपकी जो डिसीजन मेकिंग एट द एंड ऑफ द डे इंडिपेंडेंट ही होनी चाहिए। इसके साथ साथ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में लोग कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पे देखना चाहेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन इज अंडरवेयर वॉज, दैट इज लक्स वर्सेस रूपा वर्सेस पेज वर्सेस डॉलर, एंड सेकंड ऑप्शन इज चोलामंडलम। एंड चोलामंडलम के अंदर वील बी टॉकिंग कि यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग ये फिनटेक इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं, एंड व्हाई इज दिस वन ऑफ दोज NBFCs जिसने बजाज फाइनेंस के बाद इतनी ज्यादा वेल्थ क्रिएट करके। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में कि आप इन दो कंपनीज में से या इन दो सेक्टर्स में से आप कौन सी वीडियो देखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जय हिंद।